Beats by Dallas, make it hurt. Look who's back! Hi everyone, this is Nehi Jain from Parle 11th is JEE and NEET। तो जो पढ़ले टीम है उसके साथ मैं मैथमेटिक्स के JEE लेवल मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट करवाती हूँ पढ़ले चैनल पे पढ़ले टीम के साथ, जो तबाही फैम है उसके लिए। सो इफ़ यू ऑल आर न्यू टू द तबाही फैमिली, इफ़ यू ऑल आर न्यू टू द पढ़ले टीम, do follow us on Instagram. You will get to know us better, and do check out the link in description for our Telegram group. Also, this is our official website www.parle.in. So before moving forward, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो एक क्विक वीडियो है वो कुछ टिप्स हैं हमारी प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक पेपर्स को लेकर। तो एग्ज़ाम कैसे देनी है वो बहुत बाद की बात है, वो मेन एग्ज़ाम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट उसके लिए जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन एक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है हमारे मॉक पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स, उसकी आज मैं बात करूँगी। तो इसके पहले भी एक वीडियो आई थी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, सो डू चेक इट आउट एंड डू गिव योर लाइक एंड सपोर्ट एंड कॉमेंट्स एंड शेयर इट विथ योर फेलो 11th also. Do subscribe to our channel. We take care of 11th and 9th 10th also on the Parle channel. Also, we have got test series for you to pitch, and today I'll be discussing about the test series precisely. तो यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ अभी IIIT जबलपुर से। आई एम डूइंग माई इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो अभी जो पूरा एक्सपीरियंस मेरा फ्रेश है दिमाग में 11th 12th के परसेप्शन का, कैसे मेरा जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे गया एंड हाउ डिड आई एंड अप, फ्रॉम वेयर डिड आई स्टार्ट, वो वाली सारी चीज़ें जो मुझे अभी एकदम ताज़ा ताज़ा याद है और एज अ स्टूडेंट मैं जो फील करती थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड नाउ आफ्टर बीइंग आउट ऑफ दैट पूरा जर्नी और वो पूरा लूप, और मुझे जो चीज़ें समझ आई उस हिसाब से मैं आपको गाइड भी करना चाहती हूँ। सो दिस इज़ अ गाइडेंस कम डिस्कशन एंड वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ इधर। सो आप लोगों को ये सारी बातें पता है, ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो सीक्रेट या फिर कोई स्ट्रैटेजी या कोई आइडियल प्लान नहीं डिस्कस करने वाली हूँ आज मैं। आप लोग को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता है जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये एक ऐसे क्रम्बल्ड पेपर में दिमाग के किसी कोने में ये सारी बातें पता है कि पढ़ना कैसे चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है प्रिपरेशन में करना एंड एवरीथिंग। बट टुडे वी विल टेक दैट क्रम्बल्ड पीस बैक, हम उसे अच्छे से खोलेंगे कागज़ को और फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जिसे हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि हमें ये बातें ध्यान रखनी है। तो आज मैं जो आप प्रैक्टिस पेपर्स क्यों अपीयर करना चाहिए ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बट प्रैक्टिस पेपर्स जब हम अपीयर कर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होगी। प्रैक्टिस पेपर इज़ नथिंग बट ट्रायल एंड एरर। हम पेपर्स दे ही क्यों रहे थे? हम ट्रायल एंड एरर के लिए हमारे पेपर्स दे रहे हैं। हम बस खुद को एनालाइज करने के लिए, खुद को समझने के लिए, हमारे काम करने का तरीका ऑब्जर्व करने के लिए पेपर्स दे रहे हैं। एक रेगुलर इंटरवल पे हम हमारी प्रोग्रेस को चेक में रखने के लिए एज अ माइलस्टोन हम पेपर्स अपीयर कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। लेकिन अब जब हम इतने सारे पेपर्स अपीयर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में पता चलेगी, जो सारी की सारी अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर अच्छी होती तो हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे होते, वो तो एक ग्रीन फ्लैग है, गुड टू गो साइन है। बट जो चीज़ें हमें खुद के बारे में पता चल रही है, जैसे कि पेपर बिगड़ने के क्या कारण सुनने में आते हैं, वो ये होता है कि यार मूड नहीं था, सीरियस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, और ब्लैकआउट हो गया बीच में, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट आखिरी में किया वो बिगड़ गया, अगर वही सब्जेक्ट पहले कर लेता तो वो अच्छे से बन जाता, या फिर जो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आता था उसके क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आ गए इसलिए पूरा पेपर में मोरल डाउन हो गया। और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं पेपर बिगड़ने के, या फिर पेपर बिगड़ जाता है तो हम कोई कारण ढूंढ लेते हैं। जो भी सीन है उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बट जो भी हमारा सीन है, हमको पेपर, ये वाला पेपर बिगड़ गया, नो इशू, कोई बात नहीं, अगला पेपर तो नहीं बिगड़ना चाहिए ना। तो हम हर पेपर के बिगड़ने से, बस उन कारणों की वजह से अगला पेपर ना बिगड़े, ये अश्योर करते चले जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये कितनी स्ट्रॉन्ग साइकिल हो जाएगी कि हमारा जो जेई का पेपर है वो बिगड़ेगा ही नहीं।
ये सारे मेथड्स को ध्यान रखेंगे अगर तो, ठीक है। तो प्रोवाइडेड आप आज के जो 10-15 मिनट है वो मुझे फुल अटेंशन देंगे, 2x पे चला लो तो 1.75x पे चला लो तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और आप पूरा प्रॉपरली अटेंशन देंगे, वट एवर म्यूज़िक इज़ ऑन दी अदर टैब, या फिर जो भी शो चल रहा है, जो भी दूसरी यूट्यूब वीडियो चल रही है, उसे रोक के पहले मेरी बात सुन लो। तो मैं ये कह रही हूँ कि पेपर में हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कोई आइडियल स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं नहीं बता सकती ये सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना, ये सब्जेक्ट बाद में अटैम्प्ट करना, पर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स फिट कर लो, मैं कुछ 2-3 चीज़ों के ध्यान रखने की बात करूँगी, उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स फिट कर लेना। सबसे पहली चीज़ कि हमें पेपर करना है राउंड्स में। मतलब क्या, हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है किसी क्वेश्चन से। हमें किसी क्वेश्चन से ऐसे नहीं समझना है यार ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में तो मैंने पूरी रेफरेंस निपटा रखी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे नहीं बना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, इसको तो मैं करके रहूँगी या करके रहूँगा। तो जब ऐसा वाला ईगो अपना क्वेश्चन के बीच में आ जाए ना, तो मतलब वो ईगो जब गेम में आ गया तो काम तो बिगड़ेगा ही सही। तो फिर हम उसी क्वेश्चन पर अटके रह जाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन नहीं होगा तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, और वो फिर भी नहीं ही होगा। तो वहाँ पे पहली चीज़, हम उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को गलत करोगे तो किसी और सही क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन सही कर लेने का फ़ायदा कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा जब भी हमको लग रहा हो कि हम डाउटफुल हैं, तो उसे आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जहाँ हम सबसे ज़्यादा श्योर हैं, हमें बस वो पार्ट करते जाना है, करते जाना है। हमें मार्क्स बटोरना है, मार्क्स कलेक्ट करना है, हमें मार्क्स चुरा के लाना है पेपर के बीच में से। तो कोई बात नहीं अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता हो या कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो, बट इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है हमें किसी भी क्वेश्चन से कि यार ये तो बन ही जाना चाहिए मेरा, हमें आगे बढ़ना है। हमें हर चीज़ को कितना टाइम देना है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने जो पहला सेक्शन उठाया, मैंने सोच रखा था कि इसे तो मैं 35 से 40 मिनट दूंगी, उसमें जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ जाऊंगी। तो क्वेश्चंस को या तो डिवाइड कर दो आप इजी मीडियम डिफ़िकल्ट में, या फिर मैं कुछ वो यूज़ करती थी, जैसे अगर मैंने सर्कल किया है किसी क्वेश्चन पे, मतलब ये मुझे फिर से देखना है। अगर मैंने क्रॉस कर दिया है, मतलब ये मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, इस पेपर में मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें एक पेपर देने के पहले आनी चाहिए, हम जब प्रिपेयर करते तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझ जाएं कि भाई ये हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, होगा या नहीं होगा। तो अगर इतना हमें क्वेश्चन देखते से समझ आ रहा है तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा उधर। बस 20 सेकंड में हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें ये समझ आ गया कि ये कितनी देर में हो जाएगा। अगर कम टाइम में हो रहा है तो करा, 4 मार्क्स उठा लिए हमने। अगर हमें ऐसा लग रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो हमने तब के लिए उसे छोड़ा कि आखिरी में टाइम बचेगा तो कर लूँगा, कर लूँगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे लग रहा है कि यार ये तो आता ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आता, मान लिया हमने नहीं आता, तो अच्छी बात है ना, हमें उसका टाइम किसी और क्वेश्चन में डालने के लिए मिल गया। अब वहीं अगर मुझे नहीं आता है पर मैं अपने एफर्ट्स डालते रहूँ कि नहीं यार करना है, नहीं यार करना है, नहीं तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो मैं किसी और क्वेश्चन जितना टाइम भी इधर डाल दूँगी। 2 मिनट का क्वेश्चन में 4 मिनट लगाऊंगी, फिर भी नहीं आएगा वो, मुझे वर्थ इट नहीं है वो टाइम इधर डालना। उसी की जगह इसके 2 मिनट मैं उस क्वेश्चन में दे दूँ जिससे ज़्यादा टाइम लगने वाला था सॉल्व करने में, तो मुझे उधर से 4 मार्क्स पक्के से मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे वो आता तो है कम से कम। तो हमें कहीं भी इमोशनली अटैच नहीं होना है, हमें क्वेश्चंस की ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। इसके अंदर ग्रेडिंग ऑफ क्वेश्चंस, फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम लिमिट। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए वो आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ मिनट्स गिवन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं, एवरेज वाली बात अलग है, पर एक मैक्सिमम और मिनिमम हमें कितना टाइम देना चाहिए वो जब हम समझ जाएंगे, तो हमारा जो एक टाइम मैनेजमेंट की गलती होती थी कि यार मेरा पेपर छूट गया, तो वो ये बात ध्यान रख के ग्रेडिंग ऑफ क्वेश्चंस और टाइम लिमिट हम अगर हर क्वेश्चन की ध्यान रख लें तो हमारा पेपर छूटेगा नहीं। तो वो वाली प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो गई कि आप क्वेश्चंस को ग्रेडिंग कर दो, इजी डिफ़िकल्ट, इजी मीडियम डिफ़िकल्ट, या फिर छोड़ना है बाद में करना है, या फिर अभी करके निपटाओ और 4 मार्क्स उठा लो।
उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, मतलब स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी आप पेपर देते देते ही बिल्ड करोगे, आपकी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी। मैं ये बता सकती हूँ कि मैं क्या करती थी पहले, मैं ये बता भी देती हूँ। मैं सबसे पहले मैथ्स करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी और फिर फिजिक्स करती थी। पर क्या मैं 11th से लेके जेई तक ये करती आई? नहीं। 11th में मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, फिर मैथ्स किया। उसके बाद मैंने कभी सबसे पहले फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर मैथ्स किया। पर्सनली मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, केमिस्ट्री हो जाता था मुझसे, और फिज़िक्स मुझे पसंद नहीं था। तो ये मेरा जो मैंने सीखा समझा पेपर्स दे दे के, उससे आखिरी में मैं अपनी इस पर्सनल स्ट्रैटेजी पे पहुंची। तो दिस इज़ नॉट फॉर यू ऑल टू फॉलो। मैं क्या करती हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है मेरे 2020 का जो AIR 1 होगा वो बिल्कुल मैं जो करती हूँ वो ना करता होगा, लेकिन वो कारण नहीं है कि मेरी AIR 1 नहीं आई। उसके लिए जो सही था उसने किया, मेरे लिए जो सही था वो मैंने किया। तो आपको ये ढूंढना है कि आपके लिए क्या सही है। तो ये कैसे ढूंढेंगे हम? सबसे केमिस्ट्री पहले करने की सलाह दी जाती है, और वो इसलिए दी जाती है क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसा वाला सब्जेक्ट है, आता है तो टिक, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाओगे। केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा टाइम इनपुट नहीं करना है। मतलब हो सकता है कि आप 25 से 30 मिनट दो और केमिस्ट्री का पहला राउंड आप कंप्लीट कर लो, तो आपका 1/3 ऑफ पेपर आधे घंटे में हो गया। उसके बाद अब आपके पास 2.5 आवर्स बचे हैं बचे हुए दोनों सेक्शंस के लिए, और बचे हुए दोनों सेक्शंस थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। उधर अब आपको जो पहले थोड़ा सा नहीं आता है अच्छे से, अब वो करोगे, और आखिरी में जो आपको बहुत अच्छे से आता है अब वो करोगे। अब इसका क्या फ़ायदा है कि जो आपको अच्छे से नहीं आता है वो आपने बीच में किया, तो आपके ऊपर टाइम प्रेशर नहीं है कि यार टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। और आपको जो आता है वो आपने आखिरी में किया। तो ऑनलाइन मोड में ना ऐसा होता है कि जो टाइमर होता है वो 180 से स्टार्ट होता है और 0 तक जाता है। तो आखिरी के 10 मिनट में, आखिरी के 15 मिनट में वो टाइमर रेड कलर का हो जाता है। तो बाद में तो आई वॉज ओके विद दैट। स्टार्टिंग में मुझे वो रेड कलर से पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था, और मैं वो रेड कलर देख के रश करने लग जाती थी। तो उस समय पे अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट कर रही हूँ जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उस पैनिक करते करते भी उसमें गलती नहीं करूँगी। और अगर मेरा सब्जेक्ट ही वीक है तो फिर शायद मैं उसमें कोई सिली मिस्टेक कर दूँ। दिस इज़ वेयर सिली मिस्टेक हैपन्स। तो हमने सेकंड पॉइंट हमारी ये देखी कि हमें स्ट्रैटेजी बना के रखनी है, एक हमारी खुद की स्ट्रैटेजी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है। स्ट्रैटेजी मतलब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि राउंड 1 PCM, राउंड 2 PCM, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा सब्जेक्ट एक टाइम पे निपटा दिया, मतलब एक सब्जेक्ट के दोनों राउंड्स एक साथ किए, फिर दूसरे सब्जेक्ट के दोनों राउंड्स किए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मैं पर्सनली इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि मेरा पूरा पेपर हो जाए और आखिरी में मेरे पास आधा घंटा रह जाए, 20 मिनट से 30 मिनट मेरे पास आखिरी में बच जाए, जब मेरे पास अब बस पूरा पेपर मुझे देखना है, कोई बचा हुआ काम नहीं है मेरा। मतलब मैं जितना अपना कर सकती थी वो मैंने 2.5 आवर्स में कर लिया। अब मेरे पास आखिरी के 30 मिनट है, मेरे 30 मिनट, बोनस 30 मिनट। उधर मैं हो सकता है 5 नए क्वेश्चंस सॉल्व कर लूँ, उधर मैं हो सकता है पिछले क्वेश्चंस को चेक कर लूँ और अपनी सिले मिस्टेक्स ख़त्म कर दूँ। मतलब बस मैं चेक करती थी चीज़ों को। अब जब हम ऑफलाइन पेपर देते हैं तो हम एनसर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। पर जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं तो अब हम उन क्वेश्चंस को मार्क कैसे करें? बिल्कुल पर्पल, ग्रीन और रेड 3 ऑप्शंस होते हैं, बट अगर और उससे भी ज़्यादा अपने को कैटेगराइजेशन चाहिए, या उससे भी ज़्यादा अपने को प्रिसाइजली किसी चीज़ को मार्क करना है कि इस पे तो मुझे वापस आना ही है, और ये वाला ठीक है, टाइम मिला तो आ जाऊँगी, नहीं मिला तो नहीं आऊँगी। ऐसा जो पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन होता है, उसके लिए मैं क्या करती थी ना, मैं जो रफ शीट होती थी मेरी, उसमें किसी एक रफ शीट पे या सबसे पहली रफ शीट के किसी एक कॉर्नर में वो क्वेश्चंस लिखती जाती थी जिन पे मुझे वापस आना ही है। मतलब उन क्वेश्चंस को बिना देखे मैं पेपर सबमिट नहीं ही होने दूंगी। तो वो बातें मैं एक कॉर्नर पे लिखती जाती थी। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम अपनी एंड एग्ज़ाम के लिए बस प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब कौन से टॉपिक्स हमको नहीं आते हैं, जैसे मैं सोच कर गई कि चलो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब जब मैं वहाँ जाके बैठी तो मुझे समझ आया कि ओ स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन या ये वाला फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा ही नहीं,
ये मुझे पता है नोटबुक में कहाँ लिखा हुआ है, पर मैं इसे पढ़ के नहीं आई, इसलिए अब मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अब मुझे पता है कि वो एक इतनी छोटी सी चीज़ है जो मैं पहले भी भूल गई थी और मैं घर जाऊँगी मैं तब भी भूल जाऊँगी। तो वैसे ही किसी एक कॉर्नर में मैं ऐसे टॉपिक्स लिखते जाती थी बुलेट पॉइंट्स करके, जो मुझे घर जाके पढ़ने ही हैं या फिर अगली एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ही आने हैं, जो मैं इस बार पढ़ना ही भूल गई थी या फिर मेरे दिमाग से ही उतर गया था कि ये है भी सही। तो पेपर के बीच में बुलेट पॉइंट्स, ये मेन एग्जाम में नहीं करना है हमें, ये मेन एग्जाम की तैयारी के लिए मैं करती थी और मैं इसे बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी। और हो सकता है ये बुलेट पॉइंट्स वाला जो पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपको कहीं और देखने को ना मिले या किसी और स्ट्रैटेजी वीडियो में सुनने को ना मिले, लेकिन ये मैं एक बार आप करके देखना ये वाली चीज़ कि हम जो पढ़ कर गए उसके बाद हमको जब एग्ज़ाम में रियलाइज़ हुआ कि ओ ये भी पढ़ना था, या इस वाले फॉर्मूले को मुझे लगता था कि ये फॉर्मूला मुझे आता है पर इसका क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तो बस एक बुलेट पॉइंट में कोई ऐसी चीज़ लिखना है कि आपको पेपर के बाद वो देख के समझ आ जाए कि मैं किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही थी या किस फॉर्मूले को रेफ़र कर रही थी। बस उसके बाद आपको वो फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना है अगली एग्ज़ाम के पहले। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स वाला मैंने बात लिखी, ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बार बार मेंशन भी कर रही हूँ, रिपीट भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हम पेपर के बीच में हमने चीज़ें ध्यान रख ली, हमने राउंड्स में कर लिए, हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया। अब फिर भी हमारे नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर हमारी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले तो हमें ये नोटिस करना है कि हम यूजुअली कितने नेगेटिव करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मुझे लगता था यार मेरे इतने नेगेटिव क्यों होते हैं, एंड तक मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे 10 नेगेटिव होते ही हैं, ऑन एन एवरेज मेरे 10 नेगेटिव हर पेपर में हो ही जाते हैं। मैं कितना भी ध्यान रख लूँ नहीं रखूँ, मेरे 10 नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं अपने नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं इस वजह से क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट करूँ, ये नहीं होने दे सकती। मैं क्वेश्चंस उतने ही अटैम्प्ट करूँगी और मैं उस मार्जिन के साथ अटैम्प्ट करूँगी कि अगर 10 नेगेटिव भी हो जाते हैं तो भी मैं इतना स्कोर कर लूँ। तो आप खुद को समझिए पेपर करके, और आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं कि नहीं हो रही है, किस जगह पे सिली मिस्टेक्स हो रही है वो देखिए। अब सिली मिस्टेक्स सॉल्व करने का एक तरीका है, एक ही तरीका है, सीरियसनेस। ठीक है, अब सीरियसनेस मतलब क्या, हमें हर पेपर इस एनर्जी के साथ पिच करना है, इस परसेप्शन के साथ अटेम्प्ट करना है कि ये हमारा लास्ट एंड फाइनल पेपर है। जब हम उस एनर्जी के साथ उसे अटेम्प्ट करेंगे, मतलब हम ऐसा नहीं कि पेपर देने 5-10 मिनट लेट बैठ गए, थोड़ा और लेट उठ गए, थोड़ा ज़्यादा देर दे दिया, या फिर आधा पेपर देकर उठ गए, अब खाना खा के बचा हुआ आधा देंगे। नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम देना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पूरे 3 घंटे अच्छे से बैठना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 घंटे ही बैठना, ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि आपको सीरियसनेस के साथ टेस्ट पिच करना है, आपको सिंसियरिटी के साथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसे उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी है कि भाई हम एग्जाम देने बैठे हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों बोल रही हूँ मैं, जैसे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं कि ABCD चारों भी सही हो सकते हैं, पर मेरा सिर्फ एक B ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, तो मुझे ऐसा क्यों लगने लगता है कि मैंने गलत किया होगा। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि चारों सही हो सकते हैं, पर अगर मेरा एक ही सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बस एक ही मार्क कर देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। या फिर जब मेरे लगातार 3 क्वेश्चन में आंसर नन ऑफ दीज आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं लेस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। या फिर जब हमने सोचा है कि मेरा तो फिज़िक्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने फिज़िक्स से पूरा पेपर स्टार्ट किया और फिज़िक्स के गिनती के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गए, तो मेरा पूरा टेम्परामेंट ही लूज़ हो गया, मैंने पूरा पेपर ही बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गए थे और मुझे ऐसा लगा था कि ओ अब मैं क्या करूँगी। तो हमें हमारा कूल लूज़ नहीं करना है, हमें हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, और कितने भी क्वेश्चंस ना बने, कितने भी गलत हो जाए, हमें ये भी समझ आ जाए कि ये भी नहीं आता मुझे, तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो एक कॉन्फिडेंट रहना है, जितना आता है उतना अच्छे से करना है। क्योंकि अगर आप पूरा मैथमेटिक्स लगा के देखोगे, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, पूरा मैथमेटिक्स लगा के देखोगे तो बहुत ईजी है एक डिसेंट इनफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर करना। हमें 100% या 90% मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक बहुत 50% मार्क्स भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं।
तो उतने मार्क्स स्कोर करना तो बहुत ईजी होता है। मतलब 30% और 40% मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होता है और वो एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। तो हमें बस वहाँ तक पहुँचना है। और आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। पेपर में गलतियां हमारी ऐसी भी होती है कि यार पूछा इनकरेक्ट ऑप्शंस थे, हमने करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर दिए, या फिर मुझे पता नहीं था कि मल्टीपल चॉइस में पार्शियल मार्किंग है कि नहीं है, मुझे ये नहीं पता था कि जो इंटीजर टाइप है उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना एक हैबिट बिल्ड इन हो जानी चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस तो कुछ भी हो जाए पढ़ने ही हैं। इंस्ट्रक्शंस बिना पढ़े पेपर स्टार्ट करना ही नहीं है। और बहुत फटाफट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और उसी तरह हर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है पर समझदारी से पढ़ना है। आप जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ना है, या आपको जो फॉर्मूला आता है वो नहीं पढ़ना है, जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ना है। तो लैंग्वेज अच्छे से इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस में हम लैंग्वेज गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं बहुत सी बार, तो हमारी लैंग्वेज गलत इंटरप्रेट नहीं होनी चाहिए और हमें इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसे करना समझदारी है या नहीं है, उस टाइम पे उसे छोड़ देना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, ये सब हमें बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो अगर हम इन सारी बातों का पेपर्स को देते देते ध्यान रख लेंगे या ध्यान रखना चालू कर देंगे, तो बाय द एंड धीरे धीरे हैबिट्स बिल्ड होगी और बाय द एंड हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हम पेपर देने से नहीं डरेंगे, हम एग्ज़ाम में बैठने से नहीं डरेंगे। ठीक है, तो तब हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस होंगे कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी उस दिन पे, और वगैरह वगैरह। बट हम उन 3 घंटों से या उन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरेंगे अगर हम इन चीज़ों का बेसिक ध्यान रख लेते हैं तो। और हाँ, हम पेपर्स इसलिए ही दे रहे हैं ताकि हम और प्रॉब्लम स्पॉट कर सकें और फिर उन्हें सॉल्व कर सकें और खुद को अच्छे से जान सकें, समझ सकें। सो इट इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। डोंट रन अवे फ्रॉम पेपर्स। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हर पेपर उसी एनर्जी के साथ दो जैसे आप मेन पेपर दे रहे हो। और अगर आप मेन पेपर नहीं छोड़ोगे बीमार होने की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से, तो उन कारणों की वजह से अपना प्रैक्टिस पेपर भी बिल्कुल मत छोड़ो। If you seriously listened to my advices, तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है, सो डू share your experience in the comment section. Do give me your blessings and I hope for the best. I hope कि आप लोग सारी एग्जाम्स बहुत अच्छा करें. So all the best and you are preparing really well. Okay, so good day, take care and peace out.